हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है फंक्शनल थ्योरी। क्या है कॉन्सेप्ट? प्रकारवाद से जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सावी सदृश्यता पर आधारित एक सिद्धांत है ये, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि समाज एक ऐसी संगठित एवं आत्म अनुरक्षित व्यवस्था है जिसमें विरोधी परिवेश की स्थिति में भी संतुलन बना रहता है। प्रकारवाद कहलाता है। प्रकारवाद सामान्य तौर पे यदि हम बताएं तो समाज की जो भी गतिविधियां हैं, जो भी संस्थाएं हैं, जो भी नियम हैं, जो कानून बने हुए हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इन सब को एक दूसरे की नीड और आवश्यकता रहती है। तो ये जो सिस्टम है, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कस्टम, ह्यूमंस के जितने भी ये सब हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक सर्कल में, मतलब सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसकी जो व्यवस्था है, ये जो संतुलन बनाए रखता है, इसी की स्थिति को हम प्रकारवाद कहते हैं। ये सब फंक्शन जो है प्रकारवाद हैं, प्रकार हैं, इसके सब कार्य कर रहे हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है। तो इसी जिसे विरोधी परिवेश में भी क्या करते हैं, स्थिति को बनाए रखते हैं, संतुलित रखते हैं, वो प्रकारवाद कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण समाज और सामाजिक व्यवस्था के लिए कुछ प्रकार्य होते हैं। साथ ही ये तत्व प्रकारात्मक आवश्यकता के आधार पर एक दूसरे से जुड़े भी होते हैं और अपने जीवन के लिए संपूर्ण व्यवस्था पर आश्रित भी होते हैं। ब्रिटिश मानव के व्यवस्था पर आश्रित होते हैं। ब्रिटिश मानव के वैज्ञानिकों के अध्ययन पर यह दृष्टिकोण बाद में प्रकारवाद के नाम से भी विख्यात हुआ। तो जैसा कि यहाँ पे है प्रकारवाद, पहले तो ये माने तो जो भी आवश्यकताएं हैं ये समाज में ही पूरी की जाती हैं। जैसे संस्था हैं, प्रथा हैं, ये जैसा कि मैंने अभी बताया, ये सभी अपना अपना रोल अदा करते हैं समाज में व्यवस्था बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलने के लिए। सामाजिक प्रक्रियाएं, संस्थाएं निरंतर प्रभावशील रहती हैं और आगे ये समाज जो है, प्रथा हैं, ये सब धीरे धीरे आगे विकसित होती हैं और अपनी भूमिका प्रकार्य और अकार्य दोनों तरीके से निभाती हैं। प्रकार का उद्भव यदि हम माने तो इसके बारे में निश्चित नहीं है कि ये कब से उद्भव उसका हुआ है, लेकिन विद्वानों ने ये विचार किया है कि जो प्रकारवाद है उसका जन्म उपयोगितावाद की प्रक्रिया के स्वरूप में 19वीं सदी में हुआ है। समाजशास्त्र में प्रकारवाद की जो अवधारणा है प्रकार की, वो 19वीं सदी के जो ऑगस्ट कॉम्ट हैं, आपके स्पेंसर जी हैं, इन्होंने व्यवस्थित की है और इसे दिया है। वैज्ञानिक रूप की अवधारणा देने का श्रेय जो जाता है वो आपके दुर्खिम को जाता है। बाकी इन्होंने भी प्रयोग किया है, ऑगस्ट कॉम्ट ने, स्पेंसर ने सावेवी जो सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया है, उसको हम एक प्रकारवाद के रूप में देख सकते हैं। तो दुर्खिम जो है, इन्हें हम वैज्ञानिक तौर पे यदि माने तो समाजशास्त्र में वैज्ञानिक रूप से दुर्खिम ने ये जो प्रकार है, ये परिप्रेक्ष्य है, प्रोस्पेक्टिव, इसको फॉलो किया है। दुर्खिम ने सावेवी सदृश्यता का सहारा लेते हुए इस अवधारणा का प्रयोग किया है। स्पेंसर ने भी थोड़ा इनसे भिन्न है, लेकिन फिर भी इन्होंने भी दुर्खिम के प्रकार के विचारपूर्व सावेवी सदृश्यता की धारणा को प्रकट नहीं किया, बल्कि उन्होंने प्रकार के लक्ष्य और प्रयोजन के अर्थ में प्रयोग किया है। दुर्खिम के अनुसार सामाजिक जो प्रघटना का जो अस्तित्व है उसका फलप्रद जो परिणाम है निर्भर नहीं करता कि जिन्हें वे पैदा करते हैं, ऐसा इन्होंने माना। दुर्खिम ने प्रकारवादी विचारों की अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री जो जगत में फैली हुई जो दो ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं, जैसे मेलिनोवस्की हैं और रेडक्लिफ ब्राउन हैं, को जाता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय रूप से देखा जाए, समाजशास्त्र को समाज में जो प्रकारवाद है फैलाया है, वो फैलाया है मेलिनोवस्की ने और रेडक्लिफ ब्राउन ने। क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो प्रकारवाद को फैलाने का श्रेय किसे जाता है, तो मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन को जाता है। वैसे तो दुर्खिम ने ही इसको जो प्रकारवादी विचारधारा है वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत की है। ठीक है। इन मानव वैज्ञानिकों ने इस बात पर भी बल दिया है कि सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन संपूर्ण समाज और संस्कृति के संदर्भ में किया जाना चाहिए।
किसके संदर्भ में करना चाहिए? सामाजिक सांस्कृतिक तत्वों के आधार के अध्ययन के आधार पर सांस्कृतिक के संदर्भ में करना चाहिए। इनके अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक तत्व के संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के रूप में प्रकार्य होते हैं। साथ ही साथ इसमें जो प्रकारात्मक आवश्यकताएं होती हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और जीवन के लिए संपूर्ण व्यवस्था पर आश्रित होती हैं। ब्रिटिश मानव जो वैज्ञानिक थे उनका अध्ययन दृष्टिकोण प्रकारवाद के नाम से विख्यात है। जो ये इस तरीके की जो अध्ययन पद्धति को फॉलो करते हैं उसे हम प्रकारवाद कहते हैं। प्रकारवाद समाज के अंतर संबंधी भागों की एक स्वचालित व्यवस्था के रूप में भी देखना या देखा जाना सरल दृष्टिकोण है, जिसमें नियामक भागों के सामाजिक जो संबंधों की एक संरचना और वस्तुनिष्ठ नियमितता होती है। वह एक ऐसी सामाजिक परिप्रेक्ष्य है जो किसी सामाजिक तत्व या सांस्कृतिक प्रतिमान की व्याख्या दूसरे सांस्कृतिक प्राकृतिक जो सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक तत्व हैं उसकी संपूर्ण व्यवस्था के लिए परिणामों के संदर्भ में खोजा जाता है। अतः यह परिप्रेक्ष्य इस बात पर बल देता है कि किसी भी सामाजिक घटना को पूर्णतः अलग अलग ना करके एक व्यवस्था एक प्रणाली के रूप में देखना चाहिए और परखना चाहिए कि वो व्यवस्था जो है एक दूसरे के साथ कार्य कर रही है और किस तरीके से योगदान दे रही है, इसका अध्ययन हम करें, वही प्रकारवाद कहलाता है। आजकल यह उपागम जो है संरचनात्मक प्रकारवाद के नाम से भी जाना जाता है। समाजशास्त्र में इस उपागम का जो प्रश्न माने तो वो आपके जो पार्सन्स हैं मनी हैं, इन विद्वानों ने दिया है। जैसे डेविस एंड मूर ने भी स्थिरीकरण के बारे में प्रकारवाद का जो विश्लेषण प्रस्तुत किया था, तो उन्होंने स्थिरीकरण के माध्यम से प्रस्तुत किया है डेविस एंड मूर जी ने। ठीक है, प्रकारवाद का बड़े ज़ोर शोर से जो बचाव किया जाता है उसके बाद जो छाप मिलती है वो कुछ इस तरीके से है कि जो लेखक हैं विचारात्मक दृष्टि से तटस्थ जो प्रकारवादी हैं विश्लेषण करते हुए एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि कुछ विद्वान हैं जो मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को फॉलो करते हैं में प्रकारवाद का भी तत्व ढूंढने का प्रयास भी करते हैं। वे मानते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, विचारधाराएं हैं, श्रमिक संघ है, सभी सामाजिक संरचना के सत्य ही लक्षणों का जन्म ही उत्पादन प्रणाली के आधार पर होता है, क्योंकि ये उत्पादन संबंधों को बनाए रखने में मदद भी करती है। इस उपागम की प्रमुख अवधारणाएं कुछ इस प्रकार भी दी हुई हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आपके प्रकारवाद की अनेक अवधारणाएं हैं जिस पर यह उपागम टिका हुआ है। इसमें प्रकार भी होते, आकार भी होते, दुष्कार्य भी होते हैं। मर्टन ने इस कॉन्सेप्टों को दिया है। प्रच्छंद और प्रकट प्रकार भी होते, बहुप्रकारी भी होते हैं और इसके प्रकारात्मक विकल्प भी हैं, प्रकारात्मक समतुल्य तथा प्रकारात्मक अनुकल्प भी हैं, प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं तथा व्यवस्था की आवश्यकताएं हैं, समायोजन और एकीकरण है। तो ये सब जो हैं आपके, ये इसका आधार बनाते हैं आपके प्रकारवाद का। ठीक है, प्रकार कई संघर्ष जो परिप्रेक्ष्य उनसे भी भिन्न है, उनमें भी इन चीज़ों को फॉलो किया गया है। प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य कुछ मान्यताएं भी रखते हैं, जैसे समाज में अपेक्षाकृत स्थिरता और संतुलन बना रहता है, समाज में व्यवस्था होती है, समाज का प्रत्येक तत्व जो होता है एक दूसरे में योगदान देता है समाज के अस्तित्व को बनाए रखने में, समाज मापदंड मूल्य और साझा नैतिकता से संचालित होता है और बंधा भी रहता है। समाज में सामाजिक जगत जो होता है मूल्यों द्वारा एकजुट है और प्रकारवाद की ये सभी मान्यताएं जो हैं संघर्ष परिप्रेक्ष्य से लगभग उल्टी सी रहती हैं और इसमें परिवर्तन, असंतुलन, विचलन की जो व्यवस्था होती है नैसर्गिक लक्षण माने गए हैं और इसमें कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो भय और दबाव का परिणाम भी प्रस्तुत करती हैं, जिसमें सत्ता शक्ति की प्रमुख विशेषता या प्रमुख भूमिका होती है। 1960 में जो प्रकारवाद है कई ढंग से प्रस्तुत किया गया, इसमें प्रहार भी किए गए कि भाई जो प्रकारवाद है यूजलेस है, इसे हटा देना चाहिए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए संरचना में परिवर्तन हुआ। संरचनावादी विरोधाभास ने जो संघर्षों को महत्व नहीं दिया और कहा कि जो जैव उपागम है इन्हीं के आधार पर रूढ़ि उन्हें बना रखा है इसे। तो इसमें इसे आगे 1970 से 80 के दशक में घटनाएं घटी और उसकी व्याख्या को प्रस्तुत किया गया कि यह विचारधारा जो प्रकारवाद है का लोप हो गया, लेकिन पिछले कुछ दशक में यह पुनः जीवित हो गई है। जैसे आपके अलेक्जेंडर हैं अमेरिका के, निकोलस लुहमैन हैं, इन्होंने ब्रिटेन में मार्क्सवाद को संशोधित करते हुए प्रस्तुत किया कि जो कोहेन है प्रेरणाओं में 9 प्रकारवाद का जन्म हुआ। अलेक्जेंडर ने स्पष्ट कहा कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनकी व्याख्या एक उपागम है जिसमें जीवन के पक्षों का भी उपेक्षा की जाती है। जो एंथोनी गिडिंग्स ने
एंथोनी गिडिंग्स ने प्रकारात्मक जो व्याख्या थी उसे बचाते हुए जो प्रकारात्मक जो परिप्रेक्ष्य था उसको उसकी सफाई में इन्होंने कहा कि जो प्रकारवाद है वो मानवीय और जो क्रियाएं होती हैं उनके परिणामों को ऐतिहासिक विवरण के रूप में यदि हम पुनः परिभाषित करने चाहिए और इसे केवल व्यक्ति के रूप में या मानव के क्रियात्मक या अर्थात के रूप में देखना चाहिए। हमें व्यक्तियों के ऊपर या इससे जैसे समाज है इससे परे होकर सामाजिक व्यवस्था के अस्तित्व की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यदि समाज को समझना है, समाज को देखना है, समाज की व्यवस्था को जानना है तो हमें समाज व्यक्ति दोनों को साथ में लेकर जो व्यवस्थाएं जुड़ी हुई हैं जैसे संचालित हो रहा है उससे के लिए हमें इन सभी को एक दूसरे से जोड़कर ही देखना चाहिए, ऐसा इन्होंने एंथोनी गिडिंग्स ने कहा। आगे देख लेते हैं जो कॉन्सेप्ट के डेफिनेशन दिए हुए हैं जो आपके परिप्रेक्ष्य हैं प्रकारवाद के बारे में। तो कई विचारकों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं तो उसे भी मैंने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो हमारे रेडक्लिफ ब्राउन है इन्होंने कहा जो प्रकार्य है एक आंशिक क्रिया है के द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। किसने कहा है? रेडक्लिफ ब्राउन ने। रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं जो प्रकार्य है एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है जिसका कि वह एक भाग है। मर्टन ने कहा कि जो प्रकार है वे अलौकिक परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूलन या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। प्रकार वे अलौकिक परिणाम हैं जो कि सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल या सामंजस्य को बढ़ाते हैं। ब्राउन ने कहा प्रकार को संपूर्ण के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया। ब्राउन ने आगे ये भी डेफिनेशन दी। ब्राउन की एक ये भी है कि प्रकार एक आंशिक क्रिया द्वारा उस संपूर्ण क्रिया को दिया जाने वाला योगदान है इसका कि वो भाग है। आगे इन्होंने एक और डेफिनेशन दी कि जो प्रकार है उसको संपूर्णता के अनुरक्षण और कल्याण के अंश के योगदान के रूप में परिभाषित किया। किसको? प्रकारवाद को। मेलिनोवस्की कहते हैं कि जो प्रकारवाद है व्यक्तिवादी प्रकार कहा इन्होंने इसको, एग्जाम में आया था, नेट में क्वेश्चन बना था। तो मेलिनोवस्की ने प्रकारवाद को क्या कहा है? व्यक्तिवादी प्रकार के रूप में व्यक्त किया है, इंडिविजुअल। आगे इन्होंने कहा संस्कृत तत्वों के प्रकार पर अत्यधिक बल देता है। मतलब इन्होंने कहा जो प्रकारवाद है सांस्कृतिक तत्वों के प्रकारों पर अधिक बल देता है। आगे कहते हैं डेविस कहते हैं कि समाज में आज जो कुछ भी है उसका 3/4 भाग प्रकारवाद है। ये किसका है? डेविस का है। दुर्खिम कहते हैं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति जिन गतिविधियों द्वारा होती है उसे ही आप प्रकार कहते हैं। जॉनसन की डेफिनेशन है ये कि प्रकार जो हैं प्रकट प्रकार वे होते हैं जो अभिष्ट और अभिज्ञात होते हैं और प्रकट ना ही अभिष्ट होते हैं और ना ही अभिज्ञात होते हैं। लेवी कहते हैं मोरियन और लेवी कहते हैं जो प्रकार है शब्द का प्रयोग प्रकार के अर्थ में किया है। इन्होंने उन सकारात्मक और अनुकूलन परिणामों के लिए प्रकार शब्द का प्रयोग किया है जो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है जो विचारकों ने दी हुई हैं। आगे प्रकारवाद की अवधारणा के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिए हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मर्टन है अनुभविक प्रकारवादी हैं। मर्टन ने सामाजिक संरचना और प्रकार में कोई संबंध नहीं है। इन्होंने बाह्यगत प्रकार की अवधारणा को व्यक्त किया है और इन्होंने बताया जो प्रकार हैं अकार्य हैं अप्रकट प्रकार की अवधारणा इन्होंने दी। जैसा कि मैंने अभी बताया था प्रकारात्मक विकल्प भी बताए हैं और प्रकारात्मक समतुल्य प्रकारात्मक अनुकल्प के बारे में इन्होंने बताया है मर्टन जी ने। और इन्होंने कहा जो सामाजिक संरचना है और प्रकार में कोई संबंध नहीं है, सब अलग अलग है। अवधारणाएं देते हुए बताते हैं। मोरियन और लेवी जी क्या कहते हैं? मोरियन और लेवी कहते हैं प्रकार और दुष्प्रकार की अवधारणा। कोहेन ने 9 प्रकारवाद की अवधारणा दी। प्रकार और दुष्प्रकार की अवधारणा किसने दी है? मोरियन लेवी ने भी दी है।
ठीक है। प्रकट प्रकार अप्रकट प्रकार की अवधारणा मर्टन ने दी है, और प्रकार और दुष्प्रकार की अवधारणा मोरिन जेनलेविल ने दी है। कोहेन नव प्रकारवाद की अवधारणा देते हैं। कोहेन, जिनसे प्रेरित होके इनका ही प्रेरणा स्रोत रहा, और आपके जो अलेक्जेंडर हैं नव प्रकारवादी हैं, उन्होंने बताया। ब्राउन ने यूनोमिस जो डायनोमिया की अवधारणा जो दी है, ब्राउन जी ने यूनोमिया की जो अवधारणा दी और डायनोमिया की, ये ब्राउन ने दी। मिलिनोवस्की ने आवश्यकताओं का सिद्धांत सार्वभौमिक प्रकार के बारे में बताया। पार्सन्स ने प्रकारात्मक आदेशक बताए, और 1970 से 80 के दशक में प्रकारवाद का लोप हो जाने पर, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अलेक्जेंडर ने इसे पुनर्जीवित किया, और निकोलस लोहमैन और ब्रिटेन के जो हमारे थिंकर हैं, उन्होंने संशोधित रूप प्रकट करते नव प्रकारवाद की अवधारणाओं को जन्म दिया। एंथोनी गिडिक्स ने इस विचार में अपने भाव व्यक्त किए थे, जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो उन्होंने कहा कि सामाजिक प्रकारात्मक व्याख्याओं को मानवीय क्रियाओं और उनके परिणामों को ऐतिहासिक रूप से विवरण के रूप में पुनः परिभाषित किया जाना चाहिए, और इसे समग्र रूप से देखना चाहिए। तो आज का था हमारा ये कॉन्सेप्ट, प्रकारवाद क्या है, और कई विचारक जो हैं इससे रिलेट करते हैं। दुर्खिम, स्पेंसर, वेबर, स्पेंसर हैं। वेबर जो हैं वो आपके प्रकारवादी नहीं हैं, वो आपके मिश्रित हैं। उन्होंने प्रकारवाद को भी अपनाया है, मतलब उन्होंने बीच का रास्ता फॉलो किया है। उन्होंने कहा वैज्ञानिक दृष्टि से देखना है, और इस व्यवस्था को उस तरीके से भी संदर्भित करना है कि किस तरीके से बेवेरियन पर्सपेक्टिव को उन्होंने फॉलो किया है। ठीक है, इसीलिए आगे आपके जो थिंकर हैं, आपके मेलिनोवस्की हैं, मर्टन हैं, ये सभी इसके जो प्रकारवाद के अंतर्गत आते हैं आपके थिंकर। डेविस एंड मूर हैं, पार्सन्स हैं, लूहमैन हैं, अलेक्जेंडर हैं, जिन्होंने नव प्रकारवाद की अवधारणा दी है। तो इस तरीके से कई सारे थिंकर हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है प्रकारवाद को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपका है संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी है, जो आपके वेबर के द्वारा दिया, कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है, तो उसे देखेंगे। वेबर का जो कॉन्सेप्ट है वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उस हिसाब से देखा जाए, तो उन्होंने वेबेरियन जो कॉन्सेप्ट रहा है वो उनका खुद का रहा है, तो बाकी लोगों ने उनके कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया है, लेकिन ये है साइड बाय साइड कुछ ना कुछ लेते हुए आगे कंट्रीब्यूशन दिया है। तो वो भी हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं फिर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच।